बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, किसका जो पेपर होगा, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होगा, किसका पेपर होगा भाई, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होगा, राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार, जो सेकंड सेमेस्टर का जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी उसमें सेकंड सेमेस्टर में होगा। और अन्य यूनिवर्सिटी अगर आप उसका अन्य किसी सेमेस्टर में अगर आप पेपर होते हो तो आपको सेम ही सिलेबस रहने वाला है। सारा का सारा अच्छे से चीज़ देख लेना कि भाई किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। इस क्लास के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें रिवीजन करवाऊंगा। इसमें मैं आपको सबसे पहले आपका जो सिलेबस होता है ना वो पढ़ाऊंगा, प्लस आपका एग्जाम पैटर्न बताऊंगा कि आपके एग्जाम के अंदर कौन कौन से पर्सन देखने को मिलते हैं, प्लस टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। क्या करवाने वाला हूँ? टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है शायद जो बाकी मैं छोड़ दूंगा, सारी की सारी इसी चीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, एग्जाम पैटर्न, टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों की तीनों चीज़ें आपको इसी वीडियो में देखने को मिलने, टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। सारी चीज़ें यही इसी चीज़ में अपन पढ़ने वाले हैं। साथ के साथ कोने में आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो जरूर से खरीद लेना। और फ्री में पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दे रखा है, इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन वाली पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल रखिए। जाओ और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाकर टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलिए, सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको डिस्कस करूंगा कि भाई आपकी परीक्षा के अंदर प्रश्न आते कैसे हैं। समझ में आ गया? एग्जाम पैटर्न के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो लगभग आपकी परीक्षा के अंदर 100 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा भाई? 100 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। उसमें से 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। कितने नंबर चाहिए भाई? 40 नंबर आपको उसमें से पास होने के लिए चाहिए होते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करूं, 100 नंबर का पेपर देखने को मिलता है, उसमें से 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। एक बात और बता दूं, चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो और चाहे आप नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो, किसके? नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो, आपके लिए चाहे रेगुलर के विद्यार्थी हो चाहे नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, सेम ही पेपर आता है, कॉमन पेपर आएगा। क्या आएगा? अलग अलग पेपर नहीं आता भाई, कॉमन ही पेपर देखने को मिलता है। दोनों के लिए एक ही पेपर देखने को मिलता है। 100 नंबर का पेपर होता है, 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। इन बातों को आपको ध्यान में रखना आपको जरूरी है। रेगुलर वाले जो रेगुलर कॉलेज से कर रहे हैं, नॉन कॉलेज जो प्राइवेट विद्यार्थी जिनको बोलते हैं उनको बोला जाता है। समझ में आ गया? चलिए भाई, आपके सामने और पेपर की बात करूं, ये भी बता दूं, आपका पेपर 3 घंटे का होगा। कितने देर का होगा? 3 घंटे का आपको पेपर है वो देखने को मिलने वाला है। आपकी जो एग्जाम की परीक्षा होती है उसके अंदर कुछ दिशा निर्देश दे रखे हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको कोई सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा कॉपी नहीं दी जाएगी भाई एग्जाम के अंदर। क्या नहीं दी जाएगी? एक्स्ट्रा कॉपी है ना, वो नहीं दी जाएगी बिल्कुल भी आपको एग्जाम के अंदर। इस चीज़ को भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। परीक्षा को सभी प्रश्न एक ही कॉपी में आपको पूरे करने होते हैं, कोई एक्स्ट्रा कॉपी आपको एग्जाम में नहीं मिलती है, आपको ये ध्यान रख लेना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है जिसको आपको ध्यान रखना है, एक प्रश्न या उसके सभी भागों को उत्तर पुस्तिका में एक साथ ही लिखा जाए। क्या किया जाए? जैसे काफ़ी बार प्रश्न क्या होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका मतलब एक प्रश्न पूछ लिया उसके, है ना, उसके 2 भाग हैं प्रश्न के, एक के पार्ट ए और पार्ट बी 2 हैं प्रश्न आपके सामने। जैसे पूछ रखा है कि उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बताइए और व्यवहारवाद के बारे में बताइए। पहले वाला था उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बताइए, बी वाला था व्यवहारवाद के बारे में बताइए। तो ऐसे नहीं करना है कि आपको जो पार्ट नंबर ए है उत्तर व्यवहारवाद को आपको कहीं कॉपी में एक जगह कर दिया और उत्तर जो व्यवहारवाद वाला प्रश्न उसको दूसरे पन्ने पे कर दिया, मतलब आगे जाकर लास्ट में ऐसे कर दिया। ऐसे नहीं कि भाई क्वेश्चन नंबर ए का जो पार्ट नंबर ए है उसको तो यहाँ पर लिख दिया, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया और फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर ए का सेक्शन बी कर रहे हो। आपको इस प्रकार की गलती है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है भाई। समझ में आ गया आपको अच्छे से? इन सब चीज़ों का आपको बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना है। सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन है, सभी के सभी प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो आपको एक जगह वन प्लेस पर ही आपको लिखने हैं। क्या करना है? एक जगह पर ही आपको वन प्लेस पर ही सभी प्रश्नों का उत्तर है वो देना होता है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना आपको। अच्छा, अब आपके सामने जो 100 नंबर का पेपर है, क्या है, जो आपका 100 नंबर का जो पेपर है वो किस तरीके से डिवाइड होगा? क्या होगा? जो ये 100 नंबर का जो पेपर है ना वो किस तरीके से डिवाइड होगा उसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। पेपर में 3 भाग आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन बी। जैसे पेपर खोलोगे 3 भागों में बटा हुआ, सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी और फिर सेक्शन सी देखने को मिलता है। समझ में आ गया? सबसे पहले बात करें सेक्शन ए की। किसकी बात करें? सेक्शन ए की बात करें।
किसकी बात करें, सेक्शन ए की बात करें, जिसके अंदर 10 अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने देखने को प्रश्न मिलते हैं, जो आपका सेक्शन ए होता है। अगर अपन बात करें जो आपका सेक्शन ए होता है, इसके अंदर कितने प्रश्न आते हैं भाई, 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा, 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं, 10 प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। 10 के 10 क्वेश्चन है, प्रत्येक यूनिट से प्रश्न देखने को मिलेगा। यूनिट फर्स्ट से भी प्रश्न आएगा, यूनिट सेकंड से भी प्रश्न आएगा, यूनिट नंबर थर्ड से भी प्रश्न देखने को मिलेगा। आपके सामने सभी यूनिटों से प्रश्न देखने को मिलता है। समझ में आ गया। सभी प्रश्नों को कंपलसरी है करना, क्या है, कंपलसरी है भाई सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन बनाना। समझ में आ गया। सॉल्यूशन बनाना आपके सामने, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बनाना कंपलसरी है। और प्रत्येक प्रश्न का जब सॉल्यूशन बनाओ तो 2 से 3 लाइन में आपको सॉल्यूशन बनाना है। इस चीज़ का ध्यान रख लेना। काफ़ी बार बच्चे जो सेक्शन ए आता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का, अति लघुतरात्मक प्रश्नों का, इसका जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो आधे आधे पूरे पेज में सॉल्यूशन बना देते हैं, जबकि सॉल्यूशन आपको 2 से 3 लाइन में बनाना होता है। किस में बनाना होता है, 2 से 3 लाइन में आपको इनका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है वो बनाना होता है। क्या करना होता है, 2 से 3 लाइनों में इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन है वो बनाना होता है। समझ में आ गया। यह था आपका सबसे पहले सेक्शन नंबर ए। फिर बात करें सेक्शन नंबर बी की। सेक्शन नंबर बी की बात करें, खंड बी में 8 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न, जिनमें से प्रत्येक इकाई में से न्यूनतम 1 प्रश्न का चयन करना जरूरी होता है और 200 शब्दों में शब्द सीमा होती है। क्या होता है, आपका जो सेक्शन बी आएगा, क्या आएगा, जो सेक्शन बी आएगा, इसमें से पर यूनिट से क्या, प्रत्येक जो यूनिट होती है उससे 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उससे 2-2 प्रश्न आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, 2-2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, 2-2 प्रश्न आएंगे। उसमें से कोई एक प्रश्न आपको जो अच्छा लगता है वो आपको करना होता है। क्या करना होता है, कोई एक प्रश्न आपको जो अच्छा लगता है वो करना होता है। इस हिसाब से आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं भाई, टोटल 4 क्वेश्चन आपको टोटल है वो करने होते हैं। कितने क्वेश्चन करने होंगे भाई, 4 क्वेश्चन आपको टोटल। कितने क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो 200 शब्दों में आपको करना होता है। कितने शब्दों में करना होता है भाई, 200 शब्दों में आपको सॉल्यूशन है वो बनाना होता है। अब आप कहोगे सर ये 200 शब्द कितने होते हैं, तो 200 शब्दों की बात करूं तो लगभग आपके सामने 2 पेज में आपको सॉल्यूशन बनाना होगा। कितने पेजेस में, आपके सामने 1.5 पेज में भी आप बना सकते हो। अगर बनाओ 1.5 से 2 पेजेस में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। आगे पीछे का 1 पेज, समझ में आ गया। दूसरे वाला आधा भर दो या पूरा भर दो, इस हिसाब से 2 पेजेस में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। इन प्रश्नों को ना सबसे ज़्यादा तैयारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होते हैं, इसे आपको तैयार करके जाना है। यहीं से आपको सभी चीज़ों को अच्छे से तैयार करके जाना है। सबसे ज़्यादा जरूरी प्रश्न यही होते हैं। समझ में आ गया। सेक्शन भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 40 नंबर का आपको देखने को मिलता है। लेकिन मैं ऐसे कहूँ कि आपको इससे भी ज़्यादा अगर कोई ज़रूरी कोई अगर टॉपिक है तो वो आपके सामने सेक्शन सी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर पढ़ो, यहाँ पर 4 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिन्हें 2 प्रश्नों का उत्तर देखना, 400 शब्दों में शब्द सीमा होती है। क्या होती है, अगले वाला सेक्शन की बात करूं तो सेक्शन सी देखने को मिलेगा, खंड स। खंड स में आपके सामने कितने प्रश्न आएंगे भाई, 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे और सब के सब कैसे होंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कैसे आएंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, अति लघु जो निबंधात्मक प्रश्न बोले जाते हैं वो वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। और प्रत्येक प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो 400 शब्दों में देखने को मिलता है। कितने शब्दों में, 400 शब्दों में आपको इनका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। 400 शब्दों की बात करूँ तो लगभग आपको 3 पेज आपको भरने होंगे। आगे पीछे का एक, दूसरा आगे पीछे का और तीसरा। अब ये बात बताऊं, देखो यहाँ पर आपको ये समझना है, सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं। और 2 क्वेश्चनों में आपको 40 नंबर मिल रहे हैं। कितने नंबर मिल रहे हैं, 40 नंबर मिल रहे हैं, है ना। एक तरफ आपको 4 क्वेश्चन कर रहे हो, तब आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, 40 नंबर मिल रहे हैं। समझ में आ गया। तो इन क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, कम में आपको ज़्यादा नंबर देखने को मिल सकते हैं। अच्छे से इन प्रश्नों को करना, समझ में आ गया। अच्छे से करना कैसे होता है वो सारी चीज़ें आगे जाके आपको मैं ज़रूर से बता दूंगा। यहाँ पर अगर नंबर्स का डिवाइड भी अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले 10 प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, इस हिसाब से 20 नंबर के होंगे। 4 प्रश्न आएंगे 10 नंबर का प्रत्येक प्रश्न, तो 40 नंबर का होगा। 2 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का, तो 40 नंबर का ये देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा सिलेबस है वो डिवाइडेड रहता है आपका। ठीक है।
मुझे उम्मीद अब आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन सारा का सारा आपको ये बता दिया कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। क्या बताया मैंने आपको कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा, उसके बारे में मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया है। अब अपन सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? अपन सिलेबस का एनालिसिस करने वाले हैं कि भाई सिलेबस आपका कैसे देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर अपन बात करें यूनिट फर्स्ट की, जहाँ पर सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान है, जो पॉलिटिकल साइंस है, उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन देखने को मिलती है। किसकी? पॉलिटिकल साइंस की। उसकी प्रकृति कैसी है राजनीतिक विज्ञान की, उसका क्षेत्र कौन कौन सी है, उसकी प्रविधियाँ कौन सी है, और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ उसका संबंध कैसा है। मतलब डेफिनेशन बतानी है, नेचर बताना है, उसका स्कोप बताना है, और मेथड्स एंड द रिलेशन विद द अदर सोशल साइंस। मतलब जो अन्य सामाजिक विज्ञान है, क्या है, अदर सोशल साइंस है, उसके साथ इसका कैसे रिलेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अदर रिलेशन देखने को मिलता है, उससे आपको बताना है। समझ में आ गया? क्या पॉलिटिकल साइंस की नेचर क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस की मेथड्स कैसे होते हैं, और आपके सामने जो अन्य जो सोशल साइंस है उसके साथ उसका क्या रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में आपको बताना है। क्या बताना है? उसका सोशल साइंस के साथ, किसके साथ? सोशल साइंस के साथ उसका कैसा रिलेशन है, उसके बारे में भी आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोणों के बारे में भी बताना है। राजनीतिक विज्ञान है, उसके ट्रेडिशनल मेथड कौन से होते हैं, कौन से मेथड? ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड कौन से होते हैं, और मॉडर्न अप्रोच कौन सी होती है। कौन सी अप्रोच? मॉडर्न अप्रोच है, वो कैसी होती है, उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया? ट्रेडिशनल और जो मॉडर्न थिंकिंग है उसके बारे में बताना है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न थिंकिंग। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार के बारे में भी बताना है। बिहेवियरिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरिज्म थिंकिंग के बारे में भी बताना है। किसके बारे में बताना है? बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। ये समझ लो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, पढ़ लेना। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवाद पढ़ लेना, उत्तर व्यवहारवाद पढ़ लेना, ये 3 टॉपिक पढ़ लेना। इससे बाहर एग्जाम में पर्सन नहीं आएगा, अभी बता दे रहा हूँ। समझ में आ गया आपको? अच्छे से तीनों प्रश्नों को अच्छे से कर लेना हमको। चलिए अब एक एक करके प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। कौन से नंबर क्वेश्चन, किस कौन से वाला प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र व अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध को स्थापित कीजिए। देखो ये प्रश्न लॉन्ग टाइप में आएगा ना, कहाँ पर आएगा? लॉन्ग टाइप में आएगा। कैसे आएगा? लॉन्ग टाइप में आएगा, तो पूरा ऐसा कैसा आएगा, पूरा ऐसा का ऐसा देखने को मिलेगा, जहाँ पर राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति व क्षेत्र के बारे में और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ आपको संबंध बताना होगा। प्रश्न को करोगे तब सबसे पहले परिचय दोगे, फिर राजनीतिक विज्ञान की सबसे पहले परिभाषा देनी है, और परिभाषा दो तो कम से कम आपको पैसेज टाइप लिखना है। क्या करोगे? सबसे पहले परिभाषा लिखोगे। परिभाषा कैसे लिखनी है? कम से कम 5 से 6 लाइन आपको लिखनी है। कितनी लाइन लिखनी है? 5 से 6 लाइनें आपको लिखनी होती हैं। फिर उसकी प्रकृति कैसी होती है, फिर उसका क्षेत्र, ये इन तीनों चीज़ों को आपको एक साथ बताना है। किसको? सामाजिक विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र, तीनों चीज़ों को एक साथ बता देना है। फिर उनका अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ क्या संबंध है उसके बारे में भी आपको बताना है। उसका अर्थव्यवस्था के साथ क्या है ना, साहित्य के साथ, इतिहास के साथ कैसा संबंध है, सबके बारे में आपको बताना होता है। डिस्कस द डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंस। क्या बताना आपको? रिलेशंस बताने हैं। क्या बताने हैं? रिलेशंस विद अदर सोशल साइंस, विद अदर सोशल साइंस। अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ क्या क्या संबंध होते हैं उसके बारे में आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा बताओ, प्रकृति बताओ, और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है उसके बारे में आपको बताना जरूरी है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है यूनिट नंबर फर्स्ट का। क्या कहता है ये प्रश्न? परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोणों की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। क्या करना है? कंपेयर द ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न अप्रोचेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जो राजनीतिक विज्ञान है, कौन सी विज्ञान है? पॉलिटिकल साइंस है। जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोणों के बारे में बताना है कि परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण है कैसे, जो पुराने जो राजनीतिक विज्ञान के आपके सामने कैसे अध्ययन किया जाता था उसके कौन से तौर तरीके हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करोगे। फिर जो आधुनिक तरीके हैं कौन से हैं, जो मॉडर्न अप्रोच आई है, क्या ये है? जो मॉडर्न थिंकिंग या मॉडर्न जो अप्रोच है उसके बारे में आपको बताना, और दोनों को कंपेरिजन भी करना है। क्या करना है? दोनों को कंपेयर करना भी जरूरी है।
कंपेयर भी आपको करना होता है। कंपेयर द ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न अप्रोचेज ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, की जो राजनीतिक विज्ञान है उसके पुराने और जो नए तौर तरीके हैं दोनों के बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाला प्रश्न है व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखो ये प्रश्न आपके सामने व्यवहारवाद के बारे में बताइए, ये वाला प्रश्न भी आता है, और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बताइए, दोनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। प्रश्न लैंग्वेज बदल कर आएगा, लेकिन यही प्रश्न आपको तीनों के तीनों देखने को मिलेंगे। क्रिटिकली एलिवेट द बिहेवियरिज्म एंड द पोस्ट बिहेवियरिज्म, आपको क्रिटिकली आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? व्यवहारवाद के बारे में बताइए, उत्तर व्यवहार के बारे में बताइए, उनकी अच्छाइयाँ भी बताइए, साथ के साथ उनकी कमियों के बारे में भी आपको बताना होता है। इस तरीके से जब आप कोई भी चीज़ के बारे में एनालिसिस करके बताते हो उसको क्या कहा जाता है? आपके सामने जो आलोचनात्मक क्रिटिकल एलिवेशन के नाम से जाना जाता है। कोई भी कमियों को बताना है और उसकी अच्छाइयों को भी बताना होता है। अगले वाले बात करें, यूनिट नंबर सेकंड की बात करें। कौन सी नंबर यूनिट की बात करें? यूनिट नंबर सेकंड की बात करें। इसमें जो राज्य होता है उसकी परिभाषा में बताना है। किसके बारे में बताना है? जो स्टेट होता है, क्या होता है, कोई भी स्टेट होता है ना, उसकी आपको डेफिनेशन बतानी है, उसकी डेफिनेशन बतानी है, एंड उसके एलिमेंट क्या होते हैं उसके बारे में बताना है, और उसके आपके सामने फंक्शंस के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? उसके फंक्शंस के बारे में भी बताना है। परिभाषा को, ठीक है, उसके तत्वों के बारे में बताना है, और आपके सामने कार्य के बारे में बताना है। सभी चीज़ों के बारे में बताना है कि कोई भी राज्य होता है ना, उसकी क्या क्या डेफिनेशन होती हैं, उसके क्या क्या एलिमेंट होते हैं और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सभी के बारे में आपको बताना है। अगले वाला टॉपिक आपको देखने को मिलता है राज्य की उत्पत्ति। क्या बतानी है? कोई भी राज्य होता है ना, उसकी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या बताना है? उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बताना है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भी देवीय सिद्धांत बताना आपको। एक मिनट ना, मैं अच्छे से जूम कर देता हूँ। कौन से टॉपिक इसमें देखने को मिलते हैं आपके यूनिट नंबर सेकंड में? देवीय सिद्धांत कौन सा होता है? शक्ति का सिद्धांत कौन सा होता है? सामाजिक समझौता कौन सा होता है? सिद्धांतवादी विकासवाद सिद्धांत कौन सा होता है? मार्क्सवादी सिद्धांत व आदर्श सिद्धांत। देखो कितने, कोई भी राज्य की उत्पत्ति हुई ना तो उसके पीछे बहुत सारे सिद्धांत दिए गए। जैसे जो प्लेटो है उनके द्वारा देवीय सिद्धांत दिया गया, किसी के द्वारा पावर सिद्धांत दिया गया, किसी ने शक्ति सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया, किसने मार्क्सवादी सिद्धांत दिया, किसी ने आदर्शवादी सिद्धांत दिया। तो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए, उसी के बारे में आपको पढ़ना है। ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में आपको पढ़ना होता है, जिसमें डिवाइन थ्योरी पढ़नी है, पावर थ्योरी पढ़नी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़नी है, इवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़नी है, और मार्क्सिस्ट एंड आइडियलिस्टिक थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना है। तो सारी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना। डिवाइन थ्योरी, पावर थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड इवोल्यूशनरी थ्योरी और मार्क्सिस्ट थ्योरी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। लास्ट वाला टॉपिक है संप्रभुता के बारे में बताओ, एकलवाद के बारे में और बताओ, और बहुलवाद के बारे में आपको बहुलवाद के बारे में बताना है। सोवर्निटी, मोशन एंड द पोलरिज्म थिंकिंग के बारे में आपको बताना है। सारी थिंकिंग बतानी है। सोवर्निटी क्या होती है, मोनिज्म क्या होता है, और पोलरिस्टिक थ्योरी क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। किसकी? यूनिट नंबर सेकंड। जो यूनिट नंबर सेकंड है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। राज्य की परिभाषा देते हुए इसके तत्व तथा कार्यों के विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या करना है? कोई भी राज्य है उसकी परिभाषा देनी है। क्या करना है? कोई भी राज्य होता है ना, कोई भी राज्य होता है, राज्य की परिभाषा देनी है। क्या देनी है? कोई भी राज्य उसकी परिभाषा देनी है तथा उसके तत्व व कार्यों के बारे में विस्तृत वर्णन करना है। क्या करना है? उसके तत्व व कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से बताना है। डिफाइन द स्टेट एंड एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट एंड फंक्शंस। क्या करना है? आपको डिफाइन करना है स्टेट को। क्या करना है? डिफाइन करना है। कोई भी स्टेट होता है ना उसको डिफाइन करना है, साथ के साथ उसके जितने भी एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं, उसके जो भी एलिमेंट होते हैं, और साथ के साथ जो जो फंक्शंस होते हैं ना उसके बारे में भी आपको बताना है। क्या करना है? जो भी एलिमेंट होते हैं ना उसके बारे में बताना है, और जो जो फंक्शंस होते हैं ना उसके बारे में आपको बताना है। राज्य की परिभाषा देते हुए उसके तत्व तथा कार्यों के बारे में बताइए। अगले वाला प्रश्न है राज्यों की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। ये लिख लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा सिद्धांत? सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है, सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है,
समझौते का जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में विवेचना कीजिए। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। डिस्कस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। कोई भी जो स्टेट है, कोई भी जो राज्य है, उसकी उत्पत्ति के पीछे सामाजिक समझौते का सिद्धांत किस तरीके से काम करता है उसके बारे में बताना है। क्या बताना है? कोई भी राज्य होता है उसका आपके सामने सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो कैसे काम करता है उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लास्ट नंबर प्रश्न की बात करें, संप्रभुता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। एकलवाद व बहुलवाद का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो संप्रभुता के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? सोवर्निटी क्या होती है, क्या होती है सोवर्निटी, इसके बारे में बताना है। और मोनिज्म, एकलवाद क्या होता है और बहुलवाद क्या होता है उसके बारे में आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। समझ में आ गया? संप्रभुता बता देना, एकलवाद क्या होता है वो बता देना और बहुलवाद बता देना। अब इसमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको भाई एक जैसे आपको प्रश्न 100 टाइप क्वेश्चन आ गया तो उसमें सिर्फ ऐसे भी पूछ सकता है कि एकलवाद के बारे में बताइए, या ऐसे आ सकता है बहुलवाद के बारे में बताइए। तो अगर आप सारा प्रश्न पढ़ लोगे ना तो छोटे वाले में आएगा तो आप आराम से कर लोगे। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है सारे सारे। अगर शॉर्ट में आएगा, जैसे ये प्रश्न आएगा तो ये सिर्फ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ये भी पूरा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन ये प्रश्न अगर आएगा कभी तो ये लॉन्ग टाइप में आएगा। कैसे में आएगा? लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन को कई प्रकार होते हैं भाई, कौन सा प्रश्न कहाँ आ सकता है कहाँ नहीं आएगा इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। समझ में आएगा? इसके अलावा अगर आप और कोई टॉपिक पढ़ना चाहो तो मार्क्सवादी सिद्धांत जरूर से पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए अगले वाले यूनिट की बात करें, यूनिट नंबर 3 की। कौन से यूनिट की बात करें? यूनिट नंबर 3 की बात करें जहाँ पे कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है स्वतंत्रता, फ्रीडम, स्वतंत्रता, समानता, इक्वलिटी, न्याय, अधिकार, और आपके सामने शक्ति और सत्ता और वैधता के प्रश्न आते हैं। स्वतंत्रता प्रश्न, समानता प्रश्न, न्याय का, अधिकार का, शक्ति, सत्ता व वैधता का प्रश्न देखने को मिलता है। उससे संबंधित आपके सामने टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। स्वतंत्रता क्या होती है, इसकी परिभाषा, कैसे कहाँ पर स्वतंत्रता लगती है, समानता क्या होती है, न्याय, अधिकार, शक्ति व सत्ता के बारे में आपको बताना होता है। लिबर्टी कैसे काम करती है, इक्वलिटी कैसे काम करती है, जस्टिस राइट कैसे काम करते हैं, पावर अथॉरिटीज़ कैसे काम करती है, और लेजिटिमेसी है वो कैसे काम करती है, इनके बारे में बताना है। समझ में आ गया? ये सारे के सारे हैं जो राजनीति के सापेक्ष में पढ़ना आपको। किसके सापेक्ष में? पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से आपको चीज़ों को पढ़ना है। क्या करना है? राजनीतिक विज्ञान के हिसाब से आपको सभी चीज़ों को पढ़ना है। स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, अधिकार क्या है, शक्ति कैसे काम करती है, उसके बारे में पढ़ना है। अगले वाली थ्योरीज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? आइडियोलॉजीज के बारे में, सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। पहला सिद्धांत है आदर्शवाद का सिद्धांत। कौन सा? आदर्शवाद का सिद्धांत सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आदर्शवाद का सिद्धांत, उदारवाद का सिद्धांत, आर्जकतावाद का सिद्धांत, अराजकतावाद का सिद्धांत, समाजवाद का, राष्ट्रवाद व भूमंडलीकरण का सिद्धांत। तो काफ़ी सिद्धांत है। अब इसमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है आपके सामने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। लेकिन अगर मैं आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछूं तो समाजवाद सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आजकल राष्ट्रवाद भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये दो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में अक्सर आया करते हैं आपको। डिफाइन द आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, एनार्किज्म, सोशलिज्म, नेशनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। और ये भूमंडलीकरण है जो ग्लोबलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल सारी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। वैश्वीकरण आपके सामने पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये वाला प्रश्न भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये वाला प्रश्न भी देखने को मिलता है। समझ में आ गया? चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। पहला है स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए तथा उनके पारस्परिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। क्या करना है? आपको दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। स्वतंत्रता क्या होती है, क्या पढ़ना है? स्वतंत्रता क्या होती है और समानता क्या होती है, उनके बारे में बताना है। किसके बारे में? स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है। दोनों को आपको एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है। क्या करना है? विश्लेषण करना है आपको। स्वतंत्रता व समानता क्या होती है उनका विश्लेषण करना तथा उनके पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करनी है। उनके आपस में जो क्या रिलेशन होते हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। उनके आपस में क्या रिलेशन होते हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड एक्सप्लेन देयर रिलेशनशिप। क्या करना आपको? स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा बतानी, विश्लेषण करना उनके पारस्परिक संबंधों के बारे में। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, कर लेना।
न्याय और अधिकार की अवधारणा का विस्तृत विवेचना कीजिए। डिस्कस इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एंड राइट। जस्टिस और न्याय और अधिकार, क्या न्याय व अधिकार क्या होता है, क्या होता है, न्याय क्या होता है और अधिकार क्या होता है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, अच्छे से कर लेना। डिस्कस इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एंड राइट। जस्टिस क्या होता है, न्याय क्या होती है और अधिकार क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है, विस्तृत रूप से अच्छे से कर लेना। अगले वाला, उदारवाद व समाजवाद का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो अलग अलग अच्छे से पढ़ लेना, उदारवाद भी अच्छे से पढ़ लेना और समाजवाद भी अच्छे से पढ़ लेना। अलग अलग करोगे नहीं आएगा, एक साथ ही पढ़ लेना। उदारवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेना। कंपेयर द लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म, क्या करना है, सोशलिज्म और जो आपके सामने लिबरलिज्म है उसके बारे में आपको कंपैरिजन करके पढ़ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब लास्ट नंबर यूनिट नंबर 4 की तरफ अपन आगे बढ़ने वाले हैं। किसकी तरफ, यूनिट नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र, संविधानवाद व प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के बारे में बताइए। किसके बारे में बताना है, लोकतंत्र क्या होता है उसके बारे में बताना है, संविधानवाद क्या होता है उसके बारे में बताना है, और प्रतिनिधित्व क्या होता है उसके सिद्धांत के बारे में बताना है। अलग अलग चीज़ें होती हैं इसमें, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव क्या होती है, व्यवस्था पालिका क्या होती है, न्यायपालिका। देखो मैं आप एक एक करके बताता हूँ। न्यायपालिका, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो गया, चाहे हाई कोर्ट हो गया, चाहे जो सेशन कोर्ट हो गए, जितने भी कोर्ट होते हैं सब न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं, जुडिशरी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, जुडिशरी के अंतर्गत आते हैं, न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। आपको इनको बातों में ध्यान रखना है। व्यवस्था पालिका, लेजिस्लेचर क्या होती है, व्यवस्था पालिका आपके सामने होती है संसद। जो संसद के अंदर जो फैसले बनाए जाते हैं, भारत के संविधान के अंदर जितने भी कानून बनते हैं वो व्यवस्था पालिका के अंतर्गत ही बनते हैं। अगले वाली होती है कार्यपालिका, क्या होती है आपके सामने, कार्यपालिका। कार्यपालिका की बात करूं, इसको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। जितने भी सरकारी विभाग होते हैं, जो सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा जितने भी कानून बनाए जाते हैं उनको जमीनी हकीकत पे लागू करने का जो काम करती है उसको कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको संसदीय नवाब अध्यक्षात्मक कार्रवाई, संघीय नवाब एकात्मक प्रणाली, संसदीय नवाब अध्यक्षात्मक प्रणाली, इनके बारे में आपको पढ़ना होता है। पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अमेरिका में कुछ हद तक प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी देखने को मिलता है, वहाँ भी संसद मजबूत है। लेकिन फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम क्या होता है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, अन्य टॉपिक ये। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, संसदीय व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। क्या करना है, आपको संसद के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, संसद क्या होती है उसके बारे में बताना है, तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कैसे काम करती है उसके बारे में तुलनात्मक अध्ययन करना है। क्या करना है, उसके बारे में तुलनात्मक अध्ययन करना है। कंपेयर द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, समझ में आ गया, तुलनात्मक जो संसदीय प्रणाली होती है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, संघीय व एकात्मक शासन प्रणाली में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या करना है, संघीय प्रणाली क्या होती है, कौन सी प्रणाली, संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली क्या होती है, फेडरल सिस्टम क्या होता है, और यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। और लास्ट नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र और संविधानवाद की अवधारणाओं के बारे में बताइए। क्या होता है लोकतंत्र और संविधानवाद, क्या होता है उसके बारे में बताना है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस, मैंने विस्तार से आपको पढ़ा दिया। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।